नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सबका स्वागत करता हूं। तो ये जो मेरा ई लेक्चर है ये अगेन थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इससे पहले कि इन्होंने 3 लेक्चर स्टूडेंट्स ने उम्मीद करता हूं कि समझे होंगे और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र फंक्शन। तो देख लेते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है और उससे हम आगे कैसे कंट्रोल सिस्टम में बढ़ेंगे। इससे पहले हमने कंट्रोल सिस्टम देखा था, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम समझा था। स्टूडेंट जिसने नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के लेक्चर को पढ़ लें। तो ट्रांसफर फंक्शन आज हम समझते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है और इसका क्या रोल है। देखिए, जैसे कि आपको ये दिख रहा है सिस्टम। अब सिस्टम में एक इनपुट दे रखा है और एक आउटपुट है। अब इसका जो रेशियो होगा आउटपुट और इनपुट का किसी मैथमेटिकल टूल के फॉर्म में, वो मैं अभी समझाऊंगा क्या है, वो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा मैथमेटिकल टूल है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म दरअसल वो मैथमेटिकल टूल है जो कि कोई भी सिग्नल है उसकी एक फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन को, मैं अभी क्लियर करता हूं, अभी पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए, एक फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरा एक सिग्नल है वो कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट है, यानी x और वो फंक्शन है t का। कहने का मतलब वो जो x है एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर टाइम के रेस्पेक्ट में, जो कि x एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। सपोज करिए वो कुछ भी हो सकता है, मान के चलिए अलग अलग t की वैल्यू के लिए xt की वैल्यू है। अब अगर मैं इस xt को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करूं कुछ मैथमेटिकल टूल की हेल्प से, जो कि जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो xt मेरा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इज xs। ये मैंने दोनों साइड में एरो बनाए हैं। कहने का मतलब अगर मैं इस xs का वापस से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो मुझे xt मिल जाएगा। अब क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि थोड़ा सा मैं इसका आइडिया देता हूं कि हमें इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है। दरअसल क्या होता है, जब हमें सिग्नल का एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम एनालिसिस करते टाइम बहुत से पैरामीटर ऐसे होते हैं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम क्यों ना इस सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन को दूसरे फॉर्म में ले जाएं। तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ती है। हालांकि और भी ट्रांसफॉर्म होते हैं, जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हुआ। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस सिग्नल है, ऐसे डिस्क्रीट डिजिटल सिग्नल भी होते हैं, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्म भी होते हैं, जैसे कि आपका Z ट्रांसफॉर्म हुआ, आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हुआ। तो अलग अलग ट्रांसफॉर्म डिपेंड करते हैं। कंट्रोल सिस्टम में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से तक ही लिमिटेड होते हैं। तो आमतौर पे कभी कभी आपको ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन कुछ बुक्स में मिल जाएगी कि रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कहने का मतलब हम जो आउटपुट सिग्नल मिला हमें उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल जो हम दे रहे हैं रेफरेंस इनपुट, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया। लेकिन ये अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, हमारा Z ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है और हम उससे भी ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम कंट्रोल सिस्टम में, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हम सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म तक ही लिमिटेड होते हैं, हालांकि एक दो सिग्नल की और प्रॉपर्टीज होती हैं वहीं तक ही लिमिटेड होते हैं। इसलिए हम जनरली कह देते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो रेशियो होता है आउटपुट और इनपुट का, वो ट्रांसफर फंक्शन होता है, जो कि सही नहीं है। तो जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है वो कुछ ऐसे है। ट्रांसफर फंक्शन इसको जनरली हम कंट्रोल सिस्टम में HS की टर्म में लिखते हैं, जो कि बराबर है ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय
इनपुट। सिंपल। अब ये ट्रांसफॉर्म लाप्लास, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कंट्रोल सिस्टम है, तो अगर आप इसको लिखना चाहें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज ट्रांसफर फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि क्योंकि कोई भी हमारा इनपुट है वो सिस्टम से गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस सिस्टम में कुछ ना कुछ तो होगा, मशीन होगा, कंपोनेंट्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, तो उसमें कुछ इनपुट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी प्रॉपर्टी मींस अपना नेचर शो करते हुए आउटपुट देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको कि अगर आप मतलब एसी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट दिया, यानी आपने पावर स्विच ऑन किया। अब उसके एसी के अंदर आपकी मशीन लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, एयर थ्रो लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है, तो जब वो इतने सब सिस्टम से गुजरेगा, मतलब ओवरऑल एक एंटायर सिस्टम से बात करें तो हमें आउटपुट में मिल रहा है मैकेनिकल एयर यानी चिल्ड एयर, जो कि हमें फील होती है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को सॉल्व करते हैं। अब बात आती है कि इसकी यूज की कहां जरूरत है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि कुछ चीजें सिग्नल की ऐसी होती हैं जो हम टाइम डोमेन में नहीं समझ पाते हैं। अभी के लिए आप इतने समझें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम टाइम डोमेन में नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एस डोमेन में, जिसको हम आमतौर पर फ्रीक्वेंसी डोमेन भी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी डोमेन की हेल्प से हम बहुत सी चीजें पता कर पाते हैं, जैसे कि हमारा बैंडविड्थ हुआ, सिग्नल का पावर हुआ, मतलब बहुत सी चीजें हम सिग्नल की एनालिसिस कर पाते हैं। तो ये हुआ हमारा ट्रांसफर फंक्शन। अब जो हमारा आगे जो आएगा ट्रांसफर फंक्शन, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सिस्टम, अब सिस्टम कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया कि हो सकता है कि वो छोटा सा छोटा ब्लॉक हो, या हो सकता है कि वो बहुत बड़े ब्लॉक हो, यानी एक रूम के साइज से लेकर के किलोमीटर तक फैला हुआ सिस्टम हो सकता है। तो अब हम बात करें, हमारे सपोज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का सिस्टम है, यानी आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे रेजिस्टर्स लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें पास होगा, यानी हम सपोज वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, हम आउटपुट देख रहे हैं करंट की फॉर्म में, हो सकता है हम वोल्टेज की फॉर्म में आउटपुट देखें, तो फिर हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, और फिर हम ट्रांसफर फंक्शन को निकालने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में हम देखेंगे कि सपोज एंटायर सिस्टम में छोटे छोटे जो सब सिस्टम हैं वो ब्लॉक से रिप्रेजेंटेड हैं। अब उनके सबके अपने अपने गेन हैं, यानी आपका इनपुट गया सिस्टम से। अब जाहिर सी बात है, मैंने अभी रिपीट किया था कि अगर वो सिस्टम से जा रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लेके जाएगा, तभी तो वो सिस्टम से, नहीं तो सीधा अगर इनपुट ले हम आउटपुट लें तो सिस्टम नहीं है, तो वो वही इनपुट मिलेगा, मतलब वही आउटपुट मिलेगा जो हमने इनपुट दिया है, ऑलमोस्ट 99%, अगर उसमें नॉइज वगैरह नहीं हो तो सिस्टम के अलग अलग गेन होंगे, वो उस गेन से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहे हैं और फाइनली आगे प्रोसेस करेंगे। तो हमारा जो टास्क रहता है वो ये रहता है कि हम उसको, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उन सबको हम रिड्यूस करके फाइनली एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करें और आउटपुट और इनपुट का हम रेशो निकालें, ताकि हम मैथमेटिकली एनालिसिस कर सकें कि ये सिस्टम स्टेबल है, ये सिस्टम फील्ड पे इंप्लीमेंट करने लायक है या नहीं है। तो चलिए कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स ने अभी तक के जो लेक्चर देखे होंगे उनसे उनको समझ में आया होगा। क्लोज लूप सिस्टम और ओपन सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई रखें और कोरोना में भी अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो चलिए हम आरसी नेटवर्क का देखते हैं। आरसी नेटवर्क या आरएलसी नेटवर्क जो भी है वो हम अभी देखते हैं। इसको क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को ओम्स लॉ का आइडिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज और किरचॉफ्स लॉ, यानी जो आपने 205 है मेरे ख्याल में, जो सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट है, उसमें आपने जो सर्किट एनालिसिस या नेटवर्क थ्योरी, जो भी नाम है सब्जेक्ट का, जिसमें इलेक्ट्रिकल पैरामीटर से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट हमें बेसिक का आइडिया होता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम अभी।
एक आरसी नेटवर्क बना रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। सपोज ये है। अब हमें क्या देखना है, ये हमारा एक सिस्टम है। ये हमारा एक सिस्टम है जिसमें हमने इनपुट दिया है और फाइनली आउटपुट देख रहे हैं। अब हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करना है। आपका ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो दरअसल हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर फंक्शन, ये नहीं, क्योंकि ये सिग्नल है टाइम डोमेन में, यानी वी इनपुट टाइम के रिस्पेक्ट में है और वी आउटपुट भी टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो मैं लिखते चला जाता हूं। अगर आप कोई कैपेसिटेंस या कैपेसिटर से रिलेटेड निकालते हैं तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो कुछ 1/SC, यानी जो C है वो 1/SC से रिप्लेस हो जाएगा। स्टूडेंट इसका ध्यान रखें, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर R है तो उसको R के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कैपेसिटर हमारा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये 1/SC से लिखा जा रहा है। अगर L है तो उसको SL के फॉर्म में लिखा जाता है। ये हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रिप्रेजेंटेशन है RL और C के। अभी क्योंकि यहाँ पर कोई L नहीं है तो हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे जब L होगा। तो फिर अब हम देखते हैं कि हम अब इसको लाप्लास S डोमेन में रिप्रेजेंट करके देखें तो हमारा सर्किट कुछ इस फॉर्म में होगा। मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये VI होगा तो ये VI S से लिखा जाएगा और ये V आउटपुट S से लिखा जाएगा, क्योंकि ये टाइम डोमेन के सिग्नल है, और ये 1/SC से लिखा जाएगा और R के फॉर्म में रहेगा। कहने का मतलब बस कैपेसिटर्स में चेंज आया और इसकी रिप्रेजेंटेशन में चेंज आया। अब हमें इसका V आउटपुट अपॉन V इनपुट का हमें रेशियो निकालना है। किरचॉफ्स लॉ चाहे भले टाइम डोमेन में हो या S डोमेन में हो, सेम रहता है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। ये देखिए, सपोज मान के चलिए हम इस पूरे एंटायर लूप में एक करंट मान के चलते हैं जो कि I है। अब क्योंकि ये S डोमेन में सर्किट है तो हम I S से मानते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करें, KVL लगाएं, किरचॉफ वोल्टेज लो, तो VIS, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो VIS बराबर RIS प्लस IS, और क्योंकि ये 1/SC है तो इनटू में 1/SC यानी 1/SC। ठीक है, VI की सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लो, VIS इक्वल टू RIS प्लस IS अपॉन 1/SC। ये भी आपका प्लस और माइनस। किरचॉफ वोल्टेज लो लगाया है। जिन स्टूडेंट को इसमें लिखने में प्रॉब्लम है तो प्लीज रेफर करें अपना सर्किट एनालिसिस सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट। मैं किरचॉफ वोल्टेज लो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो VIS बराबर हुआ, IS को हम कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन में, R प्लस 1/SC, R प्लस 1/SC। अब R प्लस 1/SC, क्योंकि हमें चाहिए V इनपुट, हमें V आउटपुट चाहिए, तो हम
V आउटपुट को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि V आउटपुट दरअसल इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस है वोल्टेज, तो वो हुआ 1/SC। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब मैं यहां से IS बराबर क्या आया मेरा, इसको लेके गया तो चलिए ऐसे लिख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4, इसको मैंने सॉल्व किया। अब इक्वेशन नंबर 4 को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, तो VIS इक्वल्स टू, अब IS क्या आया, SC मल्टीप्लाइड बाय V0S और ब्रैकेट में R प्लस 1/SC। इस SC को मैं अंदर ब्रैकेट में ले जाऊं तो VIS बराबर V0S, ये ब्रैकेट में अंदर गया तो R SC और ये SC से SC कैंसिल हुआ +1। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत? अब इसको ऐसे सॉल्व करें तो 1/R SC + 1 इक्वल्स टू V0S डिवाइडेड बाय VIS। एक बार हम देख लेते हैं, देखते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। पहली क्वेश्चन देखें, VIS बराबर RIS प्लस IS/SC, इसको देख लो, आई थिंक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में आपको दिखा IS कॉमन लिया तो R प्लस 1/SC। अब क्योंकि V ये जो ISC है मल्टीप्लाइड बाय दिस 1/SC, क्योंकि ये है तो हमारा रेजिस्टेंस के फॉर्म में ही, जो किरचॉफ्स लॉ यानी ओम्स लॉ लगेगा, तो IS बराबर हुआ हमारा, ये इधर चले गया। फिर हमने IS को यहां पे पुट किया, यहां पर इस वैल्यू में, तो फिर इसको अंदर ले गए तो ये कैंसिल हो गया और फाइनली हमने इंटरचेंज किया तो ये हमारा कुछ ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में आ गया। अब आप देखें तो ये हमारा फाइनली ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ गया। एक बार स्टूडेंट इसको नोट कर लें, यानी लेक्चर में नोट कर लें और फिर मैं इसको रब करता हूं। तो चलिए हम अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अब उसमें ये इंटरचेंज हो रहे हैं, R यहां आ रहा है, C उधर जा रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये हमारा C है यहां पर और ये हमारा R है, सेम वोल्टेज ड्रॉप प्लस माइनस। अब क्या होगा, क्योंकि ये अगर इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिखें तो ये 1/SC से डिनोट होगा
और आर आर के फॉर्म में रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वी आई एस बराबर आई एस अपॉन एस सी प्लस इनटू में आर। ठीक है, अब आई एस वी आउटपुट एस किसके बराबर है? अब क्योंकि यहां पर चेंज हो गया है तो ये है आई अब हम इनको देख लेते हैं। तो फिर हम यहां पर पुट करें इसको, आई एस किसके बराबर है? अपॉन आर के। तो वी आई एस क्या आया? आई एस का पुट करें हम वी नॉट एस अपॉन आर एस सी प्लस आई एस इंटू में आर। ठीक है, ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी आई एस बराबर आया वी नॉट एस अपॉन आर एस सी प्लस वी नॉट एस। वी नॉट एस को कॉमन ले लेते हैं, तो वी आई एस बराबर हमारा हुआ वी नॉट एस, अब ब्रैकेट में 1 अपॉन आर एस सी प्लस 1। तो हम इसको सॉल्व करें तो वी नॉट एस डिवाइडेड बाय वी आई एस आया, इसको सॉल्व करेंगे और ये फिर इधर जाएगा, तो आर एस सी अपॉन आर एस सी प्लस 1। ये हमारा फाइनली ट्रांसफर फंक्शन आया, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। पहले में सिर्फ 1 अपॉन आर एस सी प्लस 1 था, इसमें आर एस सी अपॉन आर एस सी प्लस 1 है। ये हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर होते हैं, जो कि आगे की एप्लीकेशन है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं समझाऊंगा। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जब इस लेक्चर को देख रहे हो तो इसको नोट कर लें एक बार के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, अगर यहां पर कैपेसिटर की जगह अगर इंडक्टर हो तो क्या होगा, दोनों हो तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। या फिर ऐसा करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं असाइनमेंट में, उसको सॉल्व करके देखते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इसमें आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। अब L को हम SL से लिखेंगे और C को हम 1/SC के फॉर्म से लिखेंगे, R R रहेगा। तो ये क्वेश्चन करिए सॉल्व। और एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं जिसमें आपका
ये आपका V आउटपुट है। इसमें भी आपको V आउटपुट अपॉन V इनपुट निकालना है। तो इसको सॉल्व करके देखिए, देखते हैं आपकी नेटवर्क की थ्योरी कितनी परफेक्ट है। नेटवर्क की थ्योरी मींस सर्किट थ्योरी, आपका सब्जेक्ट कितना परफेक्ट है। नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फिर हमने एक सिस्टम जिसके अंदर आरसी या आरएलसी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हमने उसको सॉल्व करके देखा और ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करके देखा। ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 स्टेप्स हैं और हमें उसको देखना है। वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर हमारा ओम्स लॉ, और हमने इक्वेशन को मतलब किसी के फॉर्म में लिखा, यानी IS को हमने VS के फॉर्म में लिखा और हमने वैल्यू पुट करा और फाइनली आंसर लेके आए। तो मैं स्टूडेंट्स से उम्मीद करता हूँ उनको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, दोनों क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और इससे पहले 2 क्वेश्चन है उनसे सॉल्व करने की। आप इसमें नोडल एनालिसिस तो नहीं लगा सकते, खुद से सॉल्व करके देखिए क्या करेंगे। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें तो क्या सिंपल मैं आइडिया दे देता हूँ, आइडिया मिल गया। तो ये सब है और अपना ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं अगले लेक्चर में और अच्छे से हम मिलेंगे और बात करेंगे। थैंक यू।